देखिए, चाहे तब की नपा हो कि अब की मनपा हो, स्वास्थ्य के मामले में हमेशा ये बहुत कमजोर रही है। कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है और योग्य लोगों की नियुक्ति। इंदिरा गांधी अस्पताल बना था, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इससे गरीब जनता का, आम लोगों का इलाज सही होगा, लेकिन उससे भी अपेक्षा लोगों की पूरी नहीं हुई। और वजह वही है कि दवाओं के खरीदी में भ्रष्टाचार, डॉक्टरों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार और स्वस्थ सोच। भाई, अगर आप किसी को स्वस्थ करने के लिए अस्पताल बनाते हैं तो इससे पहले आपकी भी सोच जो है स्वस्थ होना चाहिए। अब मौजूदा समय में मैं बताता हूं आपको कि लोग जल्दीबाजी में क्रेडिट लेने के चक्कर में इंदिरा गांधी अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दिया। इन लोगों ने नहीं बनाना चाहिए था, इसलिए कि इंदिरा गांधी की ओपीडी प्रतिदिन 1000 से ऊपर थी। लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम हमने 1 लाख सामान्य रोगियों को इंदिरा गांधी को कोविड अस्पताल बना करके उनको वंचित कर दिया है। होना ये चाहिए था कि जो अभी ये कर रहे हैं कि शहर से बाहर वो गांव में कोविड अस्पताल बना रहे हैं, अगर पहले ये बनाए होते और इंदिरा गांधी अस्पताल को जो है बहुत काफी क्षमता वाला अस्पताल है, उसको चाहते तो ये 500 बेड 700 बेड का सामान्य अस्पताल बना सकते थे, लोगों को भटकना नहीं पड़ता। ये महामारी है, पुराने जमाने में इसको छूत का रोग बोला जाता था। आज लोग इलाज के बगैर मर रहे हैं। बड़े अस्पताल, डॉक्टर लेने से इनकार कर रहे हैं। पहले ये बहाना था कि लोगों को मना किया गया था सामान्य रोगियों को देखने के लिए, लेकिन अब वो बंदिश भी मनपा ने हटा दिया है। अब देखना चाहिए, लेकिन अभी भी आपको शहर के ज्यादा बड़े डॉक्टर नॉट रीचेबल ही मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति के अलग अलग क्षेत्र होने चाहिए, लेकिन ये अपना शहर ऐसा है कि यहाँ हर काम में राजनीति होती है। आप फर्ज कीजिए कि किसी मोहल्ले में कोई पानी की समस्या हो, अगर कोई हल कर रहा हो, किसी पार्टी का हो, कोई भी आदमी हो, होना ये चाहिए कि सब लोगों को साथ होना चाहिए। लेकिन इसमें लोग अड़ंगेबाजी करते हैं। बहुत सारे कामों को मैं जानता हूं, मुझे किसी की बताने की जरूरत नहीं है। मैं कम ज्यादा करके 40 साल से पत्रकारिता में हूं। मैं ये जानता हूं कि बहुत तो लोग ऐसे हैं कि अगर किसी के जरिए पानी जाता है तो उनकी ये कोशिश रहती है कि ये कुछ दिन रुक जाए, जब मैं लेटर दूं या धरना मोर्चा करूं तब जाए, तो ऐसा लगेगा कि मैंने कराया। ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ राजनीति में ज्यादातर अशिक्षित लोग हैं। किसी भी समस्या को दूर करने से पहले सबसे पहले वो समस्या की समझ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपको समस्या की समझ नहीं है तो आप उसका निदान कतई कर ही नहीं सकते। ये साइकोलॉजिकल तौर पे है। वो समस्या पहले आपको समझना होगा, फिर उसका निदान होगा। और इसकी चाबी जो है सिर्फ जनता के पास है। लेकिन जनता जो है वो जब चुनाव आता है तो भेड़ हो जाती है, वो किसी को भी चुन लेती है और फिर 5 साल उसको परेशानी भुगतना पड़ता है। कुछ माहौल के हिसाब से, कुछ देश के हालात के हिसाब से लोगों ने, जब कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ तो बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस को बहुमत से लाया। ये हो सकता है कि इससे हम लोगों का भला हो, लेकिन क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। पार्टी भी टूट गई, बिखर गई। दूसरी बात, कोई भी महापौर का या किसी भी पद का चुनाव होता है। अब महापौर बनने के लिए अगर कोई पैसा लगाता है तो ये तो कॉमन सेंस है। हमको सोचना चाहिए ना कि जब ये पैसा लगा रहा है तो ये चुन के आने के बाद भजन कीर्तन तो करने वाला नहीं है। तो जब चुनाव में पैसा लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा किसी नहीं तो किसी रूप से निकाला ही जाता है। अब तमाम तरह के आरोप है, पीपीई किट में आरोप है, प्राइवेट अस्पताल को लेने में जो ये विलंब हो रहा है, जो देर हो रही है, उसमें भी बताया जा रहा है कि वो सेटिंग हो नहीं पा रही है कि किसको कितना % जाएगा। लोग बोलते हैं कि भाई आपके पास क्या सबूत है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी तक हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के जरिए लिए जाने वाले पैसे के लिए कोई रिसिप्ट नहीं दी जाती है। भाई सबूत क्या है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिन से ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
मैं बड़े साफ शब्दों में, हालांकि मेरे मित्र हैं आयुक्त आष्टीकर, लेकिन अगर शहर को बचाना है तो मैं बहुत ही सोच समझ के दावे के साथ कहता हूं कि इस शहर को मालेगांव और मुंबई का पैटर्न अपनाना पड़ेगा। वहां भी जब हालात बेकाबू हुए मालेगांव में तो तुरंत कमिश्नर की बदली की गई, मुंबई में बेकाबू हुए वहां भी कमिश्नर की बदली की गई और आने के बाद उसका बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिला। मुझे एक सुझाव है सरकार को कि ठीक है, अगर आप इस कमिश्नर को रखिए, लेकिन किसी भी रिटायर्ड आईएएस की आप सेवा क्यों नहीं ले हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक ये महामारी है, क्योंकि कमिश्नर के पास तमाम लोड है। किसी स्पेशल आदमी को 3 महीने के 6 महीने के लिए नियुक्त कर दिया जाए जो यही देखे। इससे पहले मनपा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्या शेट्टी हुआ करती थी, लगभग 1 दशक तक रही, हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते गए और उसी आरोप में उनको हटा के लाया गया डॉक्टर जयवंत धुले को। जयवंत धुले भी कोई दूध से धुले व्यक्ति नहीं है, ये भी पॉलिटिकल अप्रोच के आए हैं। तो जब तक पॉलिटिकल अप्रोच से नियुक्तियां होती रहेंगी तब तक आपको क्वालिटी, गुणवत्ता नहीं मिलेगी। जैसे आज एक हालत मनपा स्कूलों की है, जिस व्यक्ति में जो योग्यता रहेगी, जो ज्ञान रहेगा, जो उसकी कैपेसिटी रहेगी, उसी के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस रहेगा। आपको बता दूं, मनपा में कम से कम 1000 से ऊपर की पोस्ट खाली है। आज सफाई कामगार की भर्ती किया हुआ आदमी असिस्टेंट कमिश्नर जैसी पोस्ट पे है, जबकि ये कमीशन की पोस्ट होती है। महाराष्ट्र सेवा से इसमें आना चाहिए। तो आप सफाई कामगार को वार्ड ऑफिसर बनाओगे, आप सफाई कामगार को इंस्पेक्टर बनाओगे, तो आप उसको बना दो ना, उसको कमिश्नर बना दो। उसकी आत्मा तो वही सफाई कर्मचारी वाली भी रहेगी, उसका बुद्धि विवेक वही रहेगा, उसमें तो डेवलपमेंट नहीं आ सकता ना। तो आज पूरी मनपा सफाई कर्मचारियों के भरोसे। भिवंडी में आग से नुकसान होता है, अब भी फायर ब्रिगेड में मोर देन 60% पद खाली हैं जो कि भरे नहीं जा रहे हैं। फायरमैन को आप इंस्पेक्टर बना दिए हो, भाई उसकी इतनी समझ हुई होती तो इंस्पेक्टर में भर्ती होता ना। जो कर्मचारी बना है, आज आप पाओगे भिवंडी मनपा में 70 से 75% लोग जो हैं सफाई कामगार भर्ती बन के यहाँ पे आए हैं। कोई क्लर्क है, कोई सुपरिटेंडेंट है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई वार्ड ऑफिसर है। तो उससे आप किस हिसाब से कोई तवक्को रखते हैं, कैसे अपेक्षा रखते हैं कि उसका रिजल्ट, उसका प्रदर्शन जो है उस लायक रहेगा जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई है। शहर विकास अधिकारी का बहुत बड़ा पोस्ट है, सब नीचे से आए हैं, क्लर्क से आए हैं। तो इनसे अगर आप उम्मीद करते हो तो ये गलती आपकी है, उनकी नहीं है। उनकी जो क्वालिटी थी उस विभाग में वो भर्ती हुए थे, आप उनको कलेक्टर बना देंगे तो कलेक्टर थोड़े हो जाएंगे। राजनीतिज्ञों के अशिक्षित होने का खामियाजा ये है कि उनके पास कोई ठोस नीति नहीं आ पाती। वो सिवाय रिजर्व बैंक के कागज के और किसी कागज से उनका मतलब रहता नहीं है। उनकी सलाहियत नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है। उनके पैसे के बंटवारे से, ढाबे की दावत से वो इस पोस्ट पर आ गए हैं। तो सवाल ये है कि जब इलेक्शन आए तो बहुत सूझबूझ, आप किसी भी पार्टी को चुनो, मेरा कतई कहना नहीं है कि ये देखिए काबुल में भी गधे होते हैं। हर पार्टी में बेवकूफ और भ्रष्ट नेता हैं, उनसे आप बचिए। और जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक न देश का भला होगा, न प्रदेश का भला होगा, न शहर का भला होगा। जैसे कि अभी कोविड का चल रहा है, कोरोना जैसी महामारी फैली है, इसमें तो यार कम से कम अपना मुंह बंद रखिए। अभी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी अप्रैल में, इतनी बड़ी समस्याएं हैं। अप्रैल में बजट में मीटिंग नहीं होती, महज एक ठेकेदार को फायदा करने के लिए। ठीक है, आपने ठेकेदार का सब्जेक्ट लाया मुझसे, मुझे एतराज नहीं है। आप क्या खाते हो, कहां खाते हो, कितना खाते हो, कैसे खाते हो, वो आपकी समस्या है। लेकिन उसमें कोविड की उपाय योजना भी तो लाई जा सकती थी, सब्जेक्ट में शामिल किया जा सकता था ना, लेकिन नहीं हुआ। बाद में अखबारों के जरिए, लोगों के जरिए हो हल्ला होने के बाद अब ये 16 को महासभा बुलाने जा रहे हैं।
ये पहले भी बुलाया जा सकता था, ऑल पार्टी मीटिंग हो सकती थी। यहाँ सवाल है कि एक बल्ब लगाने के लिए दुनिया भर के आमदार, खासदार और नगर सेवक खड़ा हो जाते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे यार, पहले बच्चा अपने पौरुष से पैदा करो, फिर उसके पिता के नाम के आगे अपना नाम जोड़ो ना। यहाँ तो पता चलता है कि पड़ोसियों ने मेहनत किया और नाम आप अपना लिखा लेते हो। ऐसी राजनीति जो है बहुत थर्ड क्लास की, बहुत घटिया राजनीति है और घटिया राजनीति यहाँ पे हो रही है। एक शब्द बहुत ही सोशल मीडिया पे फेमस है, भक्त का। तो मोदी की जो प्रशंसा करते हैं, सरकार की प्रशंसा करते हैं, उसको आप भक्त बोलते हो, उनको आप बुरी नजर से देखते हो, उनके खिलाफ आप कमेंट करते हो और आप करते हो किसी की भक्ति, उसको क्या बोलोगे यार? मैं पॉलिटिकल पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं कि समर्थक बनो, भक्त नहीं। तुम्हारा लीडर भी अगर कोई जन विरोधी काम कर रहा है या लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है या बिना काम किए क्रेडिट लेने का काम कर रहा है, तो उसको आप रोको अगर आप समर्थक हो। क्योंकि बहुत सारे लीडर ऐसे भी खराब हो जाते हैं, जब बिना कुछ किए ही उनका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है तो काम करने की क्या जरूरत है? तो आप तो शुरू से लेके जाते हो, किसी को भी पकड़ लेते हो, गया वीडियो बनाया, कोई बात हुई, आया वायरल कर दिए। ये नेता 24 घंटे के लिए दिमागी तौर पे क्वारंटाइन होके सोचें कि उन्होंने कितना निवेदन दिया है और उस पे क्या क्या काम हुआ है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का कोई साधन नहीं है, शिक्षा के प्रति किसी की सोच नहीं है। सोच यही है कि हम गए, टीचर की नियुक्ति होगी, बुलाए, पत्रकारों को बता दिए, उन्होंने छापा, फला साहब गए थे, ये बात हुई, अब ये मिलेगी। कायदे से ये होना चाहिए कि एक समरी बनना चाहिए। कोई लीडर अगर प्रेस बयान देता है तो ये अखबार की, पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि वो 2-3 महीना बाद उससे पूछे कि आपने उस दिन फलां से मुलाकात किया था, इस समस्या पे बात किया था, उसका रिजल्ट क्या। अफसोस है कि मीडिया भी आज मीडिया रह नहीं गई है। मैं ये छोटे मोटे पत्रकार और मैं भिवंडी इसकी बात नहीं करता हूं, वो बड़ी मीडिया जिनके पास संसाधन है और जो सरकार को प्रभावित करते हैं। बल्कि मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है कि आज मीडिया का रोल वेश्याओं से भी बदतर हो चुका है। आप चुनाव में देखो, वेश्या, काल गर्ल, अगर किसी एक से पैसा पकड़ती है तो वो उसी के साथ रहती है। इलेक्शन के टाइम में मीडिया एक साथ 5-5, 6-6 पार्टियों और लोगों को निपटाता है। एक ही पेज पे आता है कि फला पार्टी का फला जीतेगा, उसी पेज पे रहता है कि इनकी हवा बहुत बढ़िया है, उसी पेज पे रहता है कि इनके सामने कोई टक्कर ही नहीं है। अब भी आप कोरोना से लड़ रहे हो, मानसून होते ही आप बाढ़ से भी आपको लड़ना पड़ेगा और इमारत की दुर्घटनाओं से भी लड़ना पड़ेगा। 2 दिन से मैं कारपोरेशन से जानकारी मांग रहा हूं। इस साल अभी तक कारपोरेशन ने, जबकि ये हो जाता है अप्रैल में, धोखादायक इमारतों की लिस्ट नहीं बनाई है। हालांकि मेरे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि धोखादायक इमारतों के नाम पे वसूली तो चालू है। कई प्रभाग अधिकारियों का नाम आया है कि वो धोखादायक बता के अपने स्तर पे वो पैसा वसूल रहे हैं, लेकिन अभी तक मनपा के पास धोखादायक इमारतों की सूची आज के तारीख तक अब तक नहीं है और ये बहुत बड़ा संकट है। लेकिन अभी ये आएगा मानसून में, पानी भरने का बहुत बड़ा संकट है, आएगा मानसून में। बोलते हैं भिवंडी में अवैध निर्माण बहुत है। अरे यार, अवैध निर्माण हवा में तो होते नहीं। कोई नगर सेवक आपने सूरदास चुना नहीं है। मैं तो नहीं जानता हूं कि नगर पालिका हो या मनपा हो कोई नगर सेवक सूरदास हो। सबको इसकी खबर रहती है और इस अवैध इमारत के धंधे में सिर्फ और सिर्फ गरीब मरता है। जब तक बिल्डिंग तैयार होती है, जब तक बिक नहीं जाती है, तब तक मनपा जो है वो सूरदास की भूमिका में रहती है। जब उसको लेके रहने लोग आ जाते हैं, गरीब गुरबा लोग, एक मकान लेने के लिए
कितनों के जेवरात बंधक रखने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं। सोचता है आदमी कि चलो यार एक मेरी छत हो जाए, फिर कम ज्यादा खाएंगे भी तो इत्मीनान से सोएंगे। मैं आपको बताता हूं, एक्ट में साफ है, एमआरटीपी एक्ट में एकदम क्लियर कट होने के बावजूद जिन जिन ऑफिसरों के इलाके में अवैध निर्माण हुआ है, अवैध निर्माण तोड़ा गया है, एमआरटीपी एक्ट के तहत बहुत सारे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन आप सिंगल पर्सन बता दीजिए कि मनपा के किसी कमिश्नर, किसी सर्वेयर, किसी प्रभाग अधिकारी या उस अतिक्रमण विभाग के किसी आदमी पे मुकदमा दर्ज हुआ हो, जबकि एमआरटीपी एक्ट के तहत ये प्रोविजन है। जिसने अवैध निर्माण बनाया वो तो दोषी है, लेकिन जो सूरदास रहा वो भी दोषी है। अब देखिए भिवंडी में रोज रोड बनते हैं और बिगड़ते हैं। आपको मालूम है कि करोड़ों करोड़ों करोड़ बजट नगर पालिका से लेकर के मनपा तक, क्यों यार 6 महीना चलते हैं। मेरे कमिश्नर मित्र थे, उन्होंने कहा कि मुनीर भाई पूरे महाराष्ट्र में जहां जकात की वसूली होती थी वहां सीमेंटेड रोड है। मैं यहां आकर के हैरान रह गया कि आखिर में ये पैसा जाता कहां था। आज कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। इधर से रोड बनता है, उधर से टूट जाता है। रोड रास्ता खराब है, ठीक है, लेकिन इसको बनाया किसने था। रास्ता मरम्मत आप मार्च में देखिएगा, बहुत सारा ठेका ले लिए हैं, मरम्मत का काम है, सब शुरू हो गया है। 6 महीना पहले गटर बनाते हैं और 6 महीने बाद गटर का नामो निशान नहीं रहता है। तो बोलता हूं जागरूक नागरिक हैं हर मोहल्ले के लोग, उनके अगर रास्ते पे सड़क बन रही है, उनके यहाँ गटर बन रहा है, तो वो मटेरियल की जांच कराएं। वो एक कॉपी ले कारपोरेशन से कि ये कितनी मोटाई का है, कितनी ऊंचाई का है, कितनी लंबाई का है और जगह पे कितना है, उसमें सीमेंट का क्या अनुपात डाला गया है, डामर का क्या अनुपात डाला गया है। देखिए जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक ये लुटेरे लूटते रहेंगे। जिस दिन आप जगेंगे उसी दिन ये भागेंगे। एजुकेशन पे ध्यान दो। नगर पालिका के मनपा के सारे स्कूलों की पोजीशन बद से बदतर है। न टीचरों की क्वालिटी है और न ही कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, जबकि सारे गरीब लोगों के बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। सबके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बड़े स्कूलों में या नामी स्कूलों में अपने बच्चों का प्रवेश दिला सके। मेरा भिवंडी की जनता से यह निवेदन है कि आप जागरूक बनिए, सवाल खड़ा करिए। चाहे आपके अपनों में से कोई गलत काम कर रहा हो, चाहे कोई अन्य कर रहा हो, सवाल करिए, सवाल उठाइए और जवाब मांगिए। जिस दिन आप जग जाओगे उसी दिन ही समस्या का सुधार होगा। बाकी आप ये समझो कि कोई लीडर आपकी समस्याओं का निदान करेगा तो ये हो नहीं सकता। वो समस्याओं पे आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो समस्याओं पे आपको गुमराह कर सकता है, लेकिन समस्या का निदान होना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि जहां की जैसी जनता रहती है उसी के हिसाब से वहां का राजा रहता है, वहां के पॉलिटिशियन रहते हैं। और भिवंडी जैसे शहर में हम किसी को नहीं बोल सकते कि ये अच्छा ये खराब है। सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और सबको कमीशन चाहिए, सबको माल चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पिछले 10-15 दिनों से पूरा शहर हैरान परेशान हलाकान है, लेकिन आप सिर्फ रिकॉर्ड निकाल लो कि कमिश्नर के एंटी चेंबर में कौन 2.5 घंटा बैठता है। तो ये कोई योजना के लिए नहीं बैठता है, बात महज हिस्सेदारी की होती है कि कितना टक्का तेरा और कितना टक्का मेरा। किसी से दुराव भी होता है तो इसी पे अटकता है। ये जनता के जगने से ही इन समस्याओं का निदान होगा। अंधभक्ति छोड़ो, चमचों की कोई कदर नहीं करता। इसलिए आप समर्थक बनो, चमचा नहीं, अंधभक्त नहीं। शुक्रिया।